हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम नंबर का या फिर 1 नंबर का, कई बार तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आता इस चैप्टर से, या 2 मार्क्स में भी इस तरीके से आता है। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा हमारी पूरी यूनिट बताई गई है ये 14 मार्क्स की, जिसके अंदर 4 चैप्टर कवर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लेकर चलना है। एक तो इस चैप्टर से देखो कोई डेफिनेशन नहीं आनी, तो आपको डेफिनेशन बस समझनी है, उनको याद नहीं करना। ठीक है। और हमने अभी इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और उसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी करे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें ना तो कोई, क्या था बताओ एसेक्सुअल वाला, जिसमें नो गैमीट फॉर्मेशन, ए मींस बताया था ना मैंने, नहीं, नो, नो सेक्सुअल मींस सेक्सेस, गैमीट्स, नो गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के गैमीट्स होते हैं बेटा, मेल गैमीट, ऑब्वियस सी बात है जो मेल से प्रोड्यूस होगा दैट इज मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट। एसेक्सुअल में बेटा हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म था, बाद में वो डिवाइड होकर 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेता था, जिनको हम क्लोन भी बोल सकते हैं। क्लोन का मीन्स मैंने बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से देखने पर भी और उनका डीएनए भी, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने पर, और जेनेटिकली मीन्स उनका जेनेटिक अपीयरेंस, उनका डीएनए स्ट्रक्चर या आरएनए स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम। तो ऐसे टाइप का बेटा एसेक्सुअल में क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन, बिल्कुल उन्हीं के जैसे पेरेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन, वेरिएशन माने चेंजेस नहीं आते, कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते आप खुद देखिए, जब एक ही ऑर्गेनिज्म से डिवाइड होकर 2 ऑर्गेनिज्म या उससे ज्यादा बन रहे हैं तो वो डीएनए ही आपस में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें कोई नए चेंज नहीं आ रहे। लेकिन अगर बेटा हम सेक्सुअल की बात करें तो इसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल से गैमीट और फीमेल से गैमीट अलग अलग निकलता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेटा मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट को एग, ओवम और भी नाम है। ठीक है, स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है और ये एग का स्ट्रक्चर। अब बेटा दोनों के अपने अपने डीएनए होंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, यहां पर मैं इनको कंबाइन करा के दिखा रहा हूं, तो बेटा न्यू एक जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अंदर दोनों के दोनों डीएनए आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, इन डीएनए को अगर हम और डिटेल में देखें इस तरीके से, ये दोनों के डीएनए आ चुके हैं। अब एक डीएनए इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक डीएनए इसके साथ, पहले तो इनकी चेन ओपन होगी। ठीक है, चेन ओपन किस तरीके से होगी, इस तरीके से। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में कि डीएनए कैसे ओपन होता है, कैसे कंबाइन होता है। और एक हेलिक्स इसके साथ, हेलिक्स मतलब स्ट्रैंड, धागा, और एक धागा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 नए डीएनए फॉर्म होंगे। जो अब डीएनए बनेंगे उसमें आधा हिस्सा फादर का होगा और आधा हिस्सा किसका होगा, मदर का। 2 न्यू डीएनए। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब होता है, पहले गैमीट्स फॉर्म होते हैं, फिर बाद में कंबाइन होता है, और फिर उनका डीएनए मिक्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम नंबर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो कितने कितने होते हैं, 23 है ना, 23 होते हैं ना। इनको हम बोल सकते हैं एन, एन का मतलब हैप्लॉइड, सिंगल सिंगल सेट, केवल एन और एन। और जब ये आपस में दोनों जुड़कर बन गए तो ये बन जाएगा 2n, एन और एन दोनों आपस में जुड़ गए तो बेटा क्या बनेगा, 2n। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे डिप्लॉइड।
तो ये बात आपको समझ में आ रही है? जो हमारे गैमेट्स होते हैं उसमें आधी मात्रा में क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह से हम उसको वन सेट बोलते हैं या फिर हैप्लॉइड, और बाद में कंबाइन होकर वो टू सेट यानी कि 2n बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइगोट है 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो डिप्लॉइड होता है 2n कंडीशन वाला। और जो बेटा स्पर्म और एग है या फिर अधिकतर जितने भी गैमेट्स होते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है? हैप्लॉइड n। और यहाँ पर 23 मिलकर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम बना लेंगे? 46। ठीक है, तो इस तरीके से 23 क्रोमोसोम आपस में आकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या? अब बेटा आप खुद ही देखो, जब एक डीएनए दूसरे डीएनए से जुड़ेगा और इस तरीके से 23 क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर कितनी मात्रा में डीएनए होगा? वो सारा का सारा डीएनए टूटेगा फिर जुड़ेगा, तो उस दौरान कुछ स्ट्रैंड्स, कुछ धागे गलत भी जुड़ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ धागे जुड़े ही ना पाए, अटैच बिना ही रह जाएं, तो जिसकी वजह से नए ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, और उन बदलाव को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने लगते हैं बच्चों, चेंजेस आने लगते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस भी है। एसेक्सुअल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था ना, उसमें एनर्जी वेस्ट इतनी हो रही थी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भले ही टाइम ज्यादा लग रहा हो और एनर्जी भी वेस्ट हो रही हो बच्चों, लेकिन उसके बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसका कारण है वेरिएशन, ये मेन कारण है वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेटा जितने ज्यादा वेरिएशन आएंगे, आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो चेंजेस आते जाएंगे और हमारी अर्थ भी चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम। तो हम इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे तो नेचर तो चेंज होता ही रहेगा और हमारी बॉडी चेंज नहीं हो पाएगी, तो इस धरती से हमें एलिमिनेट होना पड़ता है, हटना पड़ता है, जैसा कि डार्विन ने कहा था। तो अगर आपको इस धरती पर जीना है तो आपको अपने अंदर इस धरती के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, आपको इस धरती के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। जो जितना अच्छा ढाल लेगा उतना अच्छा सरवाइव कर पाएगा। जैसे कि डार्विन ने कहा भी था, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, कि जो फिट है वही जिएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग यानी कि हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो खुलेगा और फिर इंटरक्रॉस होकर जुड़ता है, जिसकी वजह से कुछ एरर्स उसमें आ जाते हैं, कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। वेरिएशन के बारे में हम चैप्टर 6 में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना क्लियर है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बेटा उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ फेजेस ऑफ लाइफ गिवन है कि हमारी लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फेज मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, 3 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। जो रिप्रोडक्शन से पहले की उम्र है या एज है वो तो जुवेनाइल फेज कहलाती है एनिमल्स में, और वेजिटेटिव फेज कहलाती है प्लांट्स में। प्लांट्स के लिए वर्ड यूज होता है वेजिटेटिव फेज, ओनली फॉर प्लांट्स। और रिप्रोडक्टिव फेज जिस एज में गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स स्पर्म और एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है, ठीक है, दैट इज सेनेसेंट फेज। तो ये 3 फेजेस होती हैं हमारी लाइफ में, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। ठीक है, प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव फेज। अब बेटा कुछ प्लांट्स क्लासिफाई हैं इन फेजेस के अकॉर्डिंग। प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, ये लाइफ के जो फेजेस हैं इनके अकॉर्डिंग। तो पहला है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनो मींस वन,
कि इनके जीवन काल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो केवल एक बार ही आती है। ये अपनी लाइफ में रिप्रोडक्शन एक बार ही कर पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपने 10th में भी पढ़ा है कि फ्लावर क्या है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में से बाद में सीड और फ्रूट्स बन जाते हैं, ठीक है, बाकी पार्ट्स डिटैच हो जाते थे, टूट जाते थे। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर होगा, जो मोनोकार्पिक प्लांट होंगे उसमें जीवन काल में बस एक बार ही रिप्रोडक्शन होता है, एक बार ही फ्लावर आते हैं, फिर बाद में उस प्लांट की डेथ हो जाती है। देखो फ्लावर्स ग्रो वंस इन लाइफ, लाइफ में एक बार ही। जैसे गेहूं, व्हीट, राइस, कैरेट। आपने गेहूं का अगर पौधा देखा हो इस तरीके से, उसमें छोटे छोटे इस तरीके से निकले हुए होते हैं, तो दीज आर फ्लावर्स, ठीक है, ये फ्लावर्स ही हैं उसके। और इन फ्लावर्स के अंदर बेटा बाद में सीड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बीज, जिनको हम गेहूं बोलते हैं, व्हीट बोलते हैं, ठीक है। और बाद में जब गेहूं इनके अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा भी होगा, ये प्लांट ग्रीन से ब्राउन में टर्न होने लगता है, यानी कि डेड होने लगता है, ठीक है। यानी कि इसकी फिर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद हम इसको तोड़कर इसके सीड्स बाहर निकाल लेते हैं। वीट कुछ नहीं है, दरअसल सीड है प्लांट्स के। राइस भी इसी तरीके से सीड होते हैं। जो राइस का प्लांट है उसमें भी जो फ्लावर्स इस तरीके से उगते हैं वो बाद में ग्रीन से ब्राउन में टर्न हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, और बाद में हम उससे राइस ऑब्टेन कर लेते हैं। और पॉलीकार्पिक, जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पे फ्लावर आते ही रहते हैं, जैसे मैंगो, ठीक है, मैंगो में हर साल फूल आते हैं गर्मियों के टाइम पे। एप्पल है, ऑरेंज है, बहुत सारे प्लांट हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंगो के पेड़ से एक बार ही फल आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं, अगले साल वो सूख जाता है ना। 20-25 साल तक वो रेगुलर फल या फूल हमें दे सकता है। इस चीज को भी समझें कि पहले फूल आता है हमेशा, फिर कोई भी फल या सब्जी आती है। आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, हमेशा पहले फ्लावर आएगा। इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावर से फ्रूट या वेजिटेबल डेवलप होती है। और एनिमल्स को भी बेटा इसी तरीके से क्लासिफाई करा गया है। सीजनल ब्रीडर्स, सीजन जिनका टाइम पीरियड होता है फिक्स ब्रीडिंग का, रिप्रोडक्शन का, जैसे कि बर्ड्स हैं। बर्ड्स बेसिकली ऑटम सीजन में रिप्रोड्यूस करती हैं। लिजर्ड्स गर्मियों के दिनों में रिप्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉग्स रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। और कंटिन्यूस, जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे रैबिट, कैट, डॉग, ह्यूमंस। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है।